हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप बेटा? आज अपने कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे शेयर बाजार की कहानी MKJ की जुबानी। और आज हम बात करने वाले हैं एक लव ट्रायंगल की। और ये लव ट्रायंगल में कौन से 3 प्लेयर्स हैं यानी 3 लवर्स हैं। एक आपका अमेज़ॉन, एक आपका फ्यूचर रिटेल और तीसरा आपका मोटा भाई यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो भाई इनके बीच, इन तिगड़ी के बीच में जो पंगा हो गया है, लुट गया कौन? आपके और मेरे जैसा रिटेल इन्वेस्टर। एक तरफ फ्यूचर रिटेल गिरा पड़ा है, ऊपर से रिलायंस भी गिर गया, पहले एयरटेल गिर गया। एक चीज से निकलते हैं दूसरे में फंस जाते हैं। कहते ना आसमान से गिरे खजूर पे लटके। फ्रॉम द फायर इनटू फ्राइंग पैन, नहीं, फ्रॉम द फ्राइंग पैन इनटू फायर, कुछ भी कह लीजिए। आप फ्राइंग पैन से निकलते हैं, बचने के लिए फायर में गिर जाते हैं। तो भैया इस वक्त तो हालात बुरे हैं, ऊपर से यूएस के इलेक्शन, तो चारों तरफ बड़ा गड़बड़ाहट का माहौल चल रहा है। जिसके चलते मेरे बहुत सारे, मैं देख रहा था, सब्सक्राइबर्स बार बार कमेंट में लिखते हैं, सर ये फ्यूचर रिटेल का बताओ, फ्यूचर रिटेल का बताओ, फ्यूचर रिटेल का बताओ। तो आइए मैं आपको पहले फ्यूचर रिटेल की समस्या बताता हूँ, फिर आपको अपना ओपिनियन, अपनी स्ट्रैटेजी अपने लिए जो है वो बताता हूँ। तो आपके सामने आ गया, देखिए अमेज़ॉन जो है अब सेबी को अप्रोच कर रहा है कि साहब ये जो आपकी जो रिटेल, फ्यूचर रिटेल और रिलायंस की डील है, इसे कैंसिल करो, इसे अप्रूव मत करो, रिक्वेस्ट कर रहा है। हुआ क्या, स्टार्ट कहाँ से हुआ इसको समझिए। एक कंपनी है फ्यूचर ग्रुप की जिसका नाम है फ्यूचर कूपन्स लिमिटेड। इसके 49% शेयर्स देख भी सकते हैं, आप लिखा हुआ आ रहा है, अमेज़ॉन ने खरीदे थे। और जिस पे उन्होंने कंडीशन ये डाली थी खरीदते वक्त कि उनके पास राइट होगा टू बाय फ्लैगशिप फ्यूचर रिटेल लिमिटेड आफ्टर ए पीरियड ऑफ 3 to 10 years। यानी उनके पास ये राइट था, 3 से 10 साल के बीच वो फ्यूचर रिटेल लिमिटेड भी खरीद सकते हैं। इस कंडीशन के चलते उन्हें फ्यूचर कूपन्स में अपने हिस्सेदारी ली थी 49%। अब मेन चीज़ समझिए, खास बातें इससे रिलेटेड क्या है। मैं आपको ये बाकायदा न्यूज़पेपर की कटिंग्स और स्क्रीनशॉट्स दे रहा हूँ जहाँ से मैंने ये न्यूज़ निकाली है। फ्यूचर कूपन के पास बेसिकली 7.3% इक्विटी शेयर्स हैं फ्यूचर रिटेल्स लिमिटेड के अंदर। अब अमेज़ॉन ने एक लीगल नोटिस दिया फ्यूचर कूपन को और उससे कहा कि भाई आपने जो डील करी है फ्यूचर रिटेल की और रिलायंस की, ये इलीगल डील है, ये गलत है। और उन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट में इसमें अपना जो है केस डाल दिया। तो सिंगापुर आर्बिट्रेटर का जो इंटरिम जजमेंट आया, उन्होंने कहा भाई ये जो अभी डील है इसको होल्ड पे रखा जाए। बात यहाँ ख़त्म नहीं होती है क्योंकि ये बाहर से ऑर्डर आया, इंडियन कई कोर्ट इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है। तो फ्यूचर ग्रुप क्या कह रहा है, भाई मैं कोर्ट के पास जाऊँगा और मैं इस इंटरिम जजमेंट को खारिज करा दूंगा और जो हमारी ये डील है हम इसको पूरा करेंगे। अब समस्या क्या है जरा समझिए। एक्चुअली फ्यूचर रिटेल को प्रॉब्लम ये आ गई थी कि वो कर्जे की तरफ चला गया था, काफ़ी बहुत सारा उसके ऊपर कर्जा हो गया था, जिसके चलते उसको अपनी डेट की सर्विसिंग करने में प्रॉब्लम आ रही थी। कोविड की समस्या के चलते उसकी सेल एकदम गिर गई। तो जो लोग हाईली लीवर्ड वे में काम करते हैं, इसलिए आपको याद है मैं सदा कहता हूँ कि शेयर का धंधा करना हो तो लोन मत लेना, जीता जागता उदाहरण है। पहले अनिल अंबानी साहब का उदाहरण था और अब आ गया किसका, बयानी साहब का उदाहरण आ गया। तो देखिए ये खतरनाक खेल होते हैं, ये उधार से साथ करेंगे तो कभी भी फंस जाएंगे। इतना समय बिग बाज़ार टॉप पे चल रहा था, मतलब आप देखिए वो एक भूल गया नाम, ये आपका एयरटेल वालों की कंपनी थी, नाम भूल गया, उसको उन्होंने खरीद लिया था, वो भी रिटेल बिजनेस करती थी। यानी किसी ज़माने में ये दूसरे रिटेल बिजनेस खरीद रहा था, आज खुद बिक रहा है। यहाँ मेरा ये कहने का मतलब है। तो भाई बड़ा खतरनाक होता है उधार का खेल। अब वो उधार की सर्विसिंग नहीं कर पा रहा था, जिसके चलते उसको पैसे की ज़रूरत थी समस्या से निकलने की। कुछ मैं पढ़ रहा था डिटेल में न्यूज़ कि वो अमेज़ॉन से कांटेक्ट में थे, भाई आप दे दो पैसे, आप दे दो। अमेज़ॉन कुछ कॉरस्पॉन्डेंस चल रहा था, तो उनको लगा अमेज़ॉन से शायद बात नहीं बनेगी, इसके चलते फ्यूचर ग्रुप ने डील कर ली किसके साथ, रिलायंस के साथ। अब अमेज़ॉन को लगा यार ये तो हमारे हाथ से फ्यूचर रिटेल चला जाएगा, तो उसने उठाकर जो है कोर्ट में केस कर दिया और स्टे ले लिया। तो ये अब जो है मामला खटाई में से पड़ गया। अब देखिए इसमें डिफरेंट लोगों के डिफरेंट वर्जन आ रहे हैं। मैं अपना वर्जन कॉमन सेंस से देना चाहूँगा कि मेरी क्या विचारधारा है इसके ऊपर, और मैं पहले डिस्क्लेमर दूंगा कि भाई मैं गलत भी हो सकता हूँ, कोई मैं नौस्तदमस्त तो हूँ नहीं। देखो जिस तरह से मैंने
रिलायंस की और फ्यूचर ग्रुप की डिटेल समझी, जो डील को समझा, उसके चलते तो सिंपल से ये था कि सारा का सारा फ्यूचर ग्रुप जो है वो मर्ज हो जाएगा एक कंपनी के अंदर, फ्यूचर एंटरप्राइज लिमिटेड के, और फिर वो अपना बिजनेस जो है सारा का सारा किसको भेज देंगे, रिलायंस को। रिलायंस उनको पेमेंट कर देगा, उस पेमेंट से मेरा ख्याल वो लोन वोन चुका देंगे, और कुछ समय बाद रिलायंस फिर उसमें इन्वेस्टमेंट करेगा। मोटी मोटी ये समरी निकल के आए। पर इससे मुझे ये तो समझ में आ गया है जो मक्खन है वो तो रिलायंस जो है फ्यूचर ग्रुप से ले ही लेगा और रिलायंस रिटेल में मर्ज कर देगा। फोक का दूध रह जाएगा साहब। कैसा लगा डायलॉग? फोक का दूध रह जाएगा, और उसमें पता नहीं क्या बिजनेस उनके लिए छोड़ेगा, फिर उसमें इन्वेस्टमेंट करेगा, पता नहीं वो काम धंधा चलेगा नहीं चलेगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो इसलिए मतलब कुछ कहना बड़ा मुश्किल है कि रिलायंस डील होने के बाद फ्यूचर ग्रुप का क्या होगा, फ्यूचर एंटरप्राइज का क्या होगा, चाहे आपके पास फ्यूचर रिटेल के शेयर्स हों, फ्यूचर कंज्यूमर के हों, या कोई और फ्यूचर कंपनी के हों, आपको मिलेंगे अल्टीमेटली फ्यूचर एंटरप्राइज लिमिटेड के शेयर। और उसके बाद उसके पास क्या बिजनेस रह जाएगा, क्या उसकी बैलेंस शीट निखर के आएगी, निकल के आएगी, उसके बाद में पता चलेगा कि वो हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़िया हुई क्यों नहीं। इसलिए जब भी मैंने फ्यूचर रिटेल लिमिटेड में पैसा लगाया, मैंने आपसे सदा कहा ये MKJ पान सिगरेट स्ट्रेटेजी के अंतर्गत मैं लगा रहा। अब अगर ये डील कैंसिल हो जाती है और अमेजोन के पास रहता है, तो ऐसा मेरा मानना है, देखिए मेरा ये मानना है कि जो बयानी साहब हैं काफ़ी समझदार और इनको काफ़ी तजुर्बा है। अगर तो रिलायंस बिजनेस टेक ओवर कर लेगा तो बयानी जी का रोल तो खत्म, वो तो साफ हो जाएंगे पिक्चर से आउट, ऐसा मुझे लगता है। मैं गलत भी हो सकता हूँ। और अगर अमेजोन के पास चला गया तो शायद अमेजोन बयानी साहब को ना निकाले, उनके सुपरविजन में काम चलता रहे। अमेजोन जो है काफ़ी बड़ी कंपनी है, आप जानते हैं, बहुत पैसा है, और इस धंधे में प्रॉब्लम उधार की। जो उधार पे काम करेगा वो मरेगा, जो उधार पे काम करेगा वो मरेगा। तो हो सकता है अमेजोन अगर अच्छा पैसा प्रोवाइड कर दे और बयानी साहब को ही चलाने दे, तो हो सकता है धंधा बहुत बढ़ जाए, क्योंकि अमेजोन को भी अपना, अमेजोन के आपको पता होगा पेंट्री भी है, बहुत सारे जो अमेजोन ऐप पे माल बेचते हैं उनका वो सिस्टम बन जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। पर पता नहीं अभी जो डीलिंग हुई है बयानी साहब में और अमेजोन के अंदर जो कॉरेस्पॉन्डेंस हुई है उसमें पता नहीं कितनी कड़वाहट आ गई है, बाद में शायद वो माने ना माने, तो कई सारे इसमें मुद्दे निकल के आ जाते हैं। तो ओवरऑल मुझे पर्सनली लगता है कि वैसे तो मैं चाहूँगा, देखिए आप नेशनलिज्म की बात करेंगे, इस तरह से बात करेंगे, तो मैं कहूँगा भाई अपना रिलायंस इसको टेक ओवर कर ले। और अगर आप धंधे के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो मुझे लगता है अमेजोन टेक ओवर कर ले। अमेजोन भी तो इंडिया में काम कर ही रहा है, और अमेजोन अगर टेक ओवर कर लेता है तो मुझे लगता है कि फ्यूचर ग्रुप जो है फिर निखर के शेयर आएगा सामने, ऐसा मुझे लगता है। मैं गलत भी हो सकता हूँ। और रिलायंस ले लेगा तो रिलायंस तो फिर मलाई मक्खन तो निकाल जाएगा, फोक का दूध छोड़ जाएगा, उसका तो रिजल्ट बाद में ही पता चलेगा। तो इस वक्त डील ये टोटल मजेदार में है साहब। मेरे पास कुछ शेयर, मैं इसके शेयर खरीदा बेचा करता था जब 500 का लेवल था, अच्छा प्रॉफिट कमाता था स्विंग ट्रेडिंग में। कुछ शेयर जो लास्ट के बच गए थे उस वक्त के, और वो बड़े नुकसान हो गए इसमें। उसके बाद मैंने इसको एवरेज आउट किया MKJ पान सिगरेट स्ट्रेटेजी के अंडर, तो मेरी कॉस्ट जो है लगभग मुझे लगता है 150 के आसपास आ रही है। देखिए इतनी शेयर खरीदने के बाद भी, तो मैं बीच में मौका देख के शायद फिर एवरेज करूँ एक बारी, क्योंकि अगर बीच में चढ़ेगा तो मैं इसमें से निकलना पसंद करूंगा और कुछ शेयर रख लूंगा अगर ये कंपनी बढ़िया चल जाती है तो ओवरऑल इस कंपनी में मैं सिंपल सी बात सोचता हूँ कि निवेश जो है रिस्की है, उतना ही करना चाहिए जितना MKJ पान सिगरेट स्ट्रेटेजी के अंतर्गत आप पान खा के थूक दो, सिगरेट पी के फूक दो। यानी पान खाया भूल गए, आदमी 100 रुपये का पान खाता है थूक देता है, याद थोड़ी करता है 100 रुपये नुकसान हो गया, 100 रुपये नुकसान हो गया। 20 रुपये की सिगरेट पीता है फूक देता है, ये थोड़ी सोचता है नुकसान हो गया, है नुकसान हो गया। इसी तरह इसमें लगा दो पैसा, बढ़ गया ठीक है, नहीं तो सोचना मत नुकसान हो गया। ये है MKJ पान सिगरेट स्ट्रैटेजी। तो उसके अंतर्गत इसमें मैंने निवेश कर रहा है, आगे भी थोड़ा बहुत कर सकता हूँ। अच्छा कहीं प्रॉफिट हो जाता है थोड़ा सा पैसा इसमें डाल देता हूँ। प्रॉफिट से याद है आज मैंने काफ़ी अच्छा आप लोगों की सजेशन पे कि सर आप जो है हमें एजुकेशन डेमोन्स्ट्रेशन दिखाते हो, उसमें स्विंग ट्रेडिंग ऑप्शन ट्रेड में भी क्या करो, तो मैंने चलते काफ़ी करना शुरू कर दिया। आज अच्छा मुनाफा कमाया, जिसकी चर्चा डिटेल में मैं MKJ स्टूडेंट टॉक्स में एंड में करूँगा। तो प्रॉफिट से मुझे इसमें याद आ गई ये बात, तो मैंने शेयर कर दूँ। तो प्रॉफिट जो है इसमें कहीं कमाता हूँ अच्छी जगह पर, थोड़ा सा पैसा इसमें डाल देता हूँ। जेब का पैसा नहीं डालता, अपनी पूंजी नहीं डालता, अपनी कैपिटल नहीं डालता। ध्यान से सुनिए, लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने अच्छा प्रॉफिट कमा लिया इस बार, तो उसमें से मैंने 1% 2% प्रॉफिट जो है फ्यूचर रिटेल में डाल दिया।
1-2% में ऐसी घटिया कंपनियों में डाल देता हूँ, जैसे आपका DHFL में डाल दिया, रिलायंस पावर में डाल दिया, रिलायंस कैपिटल में डाल दिया, रिलायंस इंफ्रा में डाल दिया, जो मुझे पता है डूब सकते हैं 1-2%। तो कमाई का हिस्सा है, 2% चला गया तो क्या फ़र्क पड़ता है, सरकार को भी तो जाता है 35% टैक्स, वहाँ 30-35% टैक्स चला जाता है, 2% मान लो, 3%, यहाँ से 5 मान लो, यही मानो कि हम जो कमाते हैं 100 रुपये में से 35% सरकार को देते हैं और आपका 5% उल्टे सीधे शेयरों में फंसा देते हैं, 40% चला जाता है, 60% बच जाता है आफ्टर टैक्स। ऐसा सोच लो। इस तरह से मैंने अपने माइंड को ब्रॉड किया हुआ। आपको मेरी ये ब्रॉडनेस माइंड की कैसे लगी कमेंट में बताइए, और मज़ा आया तो ठोकना है साहब किसको, लाइक को ठोकिए, ताकि मैं और आपके लिए ऐसी चटपटी मज़ेदार बातें लाता रहूँ। ये बात करते हैं बाजार आज और बाजार कल, और उसमें सबसे पहले आपका राज दुलारा निफ्टी बैंक। आपको याद होगा महीना पर पहले मैंने कहा था कि भाई निफ्टी बैंक भागेगा, निफ्टी बैंक भागेगा। क्यों? क्योंकि इसी ने नहीं भाग लगाई, और देखिए मेरी बात सत्य हुई। अब देखिए किस तरह से निफ्टी बैंक भाग रहा है। ये बात मैंने कही थी जब निफ्टी बैंक का इंडेक्स मेरा ख्याल 18,000 के आसपास था। आज देखिए साहब, आज भी 3% से ऊपर की तेजी दिखा रहा है, झंडे गाड़ रहा है, झंडे। निफ्टी बैंक तो गोली बन गया। पिछले सेशन में निफ्टी बैंक आपका बंद हुआ था 24,892 पर, 24,892। आज साहब एक गैप अप ओपनिंग लेता है 25,108 की, 25,108 पे खुलता है, थोड़ा सा चल के गिरता है और एक बॉटम बनाता है अराउंड 25,000, 25,085 का, 25,085 का। देन नेवर लुकिंग बैक, चढ़ता जाता है, चढ़ता जाता है, चढ़ता जाता है, चढ़ता जाता है, और लास्ट में कहीं 25,760, 25,760 की पीक बनाता है और हल्का सा गिरकर 25,682, 25,682 पर बंद हो जाता है। कुल मिला के 3.25% के आसपास की तेजी दिखाता है। 790 पॉइंट्स बढ़कर हरियाली में जोश के साथ आपको टाटा बाय करता है। बात करें आज इसके कंपोनेंट्स की, तो 12 में से 11 शेयर हरियाली में साहब। टॉप का शेयर देखिए ICICI बैंक, 6.5% के आसपास की तेजी। उसके बाद SBI, फेडरल, इंडस, सब बैंकों में एक अच्छी तेजी। गिरने वाला मात्र एक ही बैंक था, PNB, जस्ट 15 पैसे गिरा हुआ था, लगभग 0.5%। अदरवाइज आप देखिए इसके कंपोनेंट सारे हरियाली में भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है फुटबॉल की टीम है जो दौड़ती जा रही है, दौड़ती जा रही है, दौड़ती जा रही है। अब बात कर लेते हैं आज के कैंडल की। तो साहब आज की कैंडल, जो कैंडल नहीं कैंडला है, एक मिसाल है। मतलब और दिनों के मुकाबले बड़ी कैंडल है, इतना बड़ा कैंडला तो नहीं है मैं कहूँगा, लेकिन आज की कैंडल को अगर आप देखेंगे तो साहब मारूबोजू कैंडल है। क्लोजिंग बुलिश मारूबोजू कैंडल, गलत बोल दिया, ओपनिंग बुलिश मारूबोजू कैंडल, क्योंकि आप देखिए इसका ओपनिंग प्राइस और लोअर लेवल ऑलमोस्ट सेम है। और इसमें खास बात क्या है, इसने बड़े ज़बरदस्त तरीके से बोलिंजर बैंड के अपर बैंड को काट के ऊपर निकल गई है, और कैंडलों से कंपेयर करो ऐसा लगता है बहुत आगे निकल गई। और याद है जब ये 200 दिन का EM में काट नहीं पा रही थी, वहाँ पे अटकी हुई थी। आप देखिए पीछे की 4-5 कैंडलें, मैंने तब भी कहा था अगर ये 200 दिन का EM में काट लेगी तो ये लॉन्ग टर्म बुलिश हो जाएगी। अब देखिए लॉन्ग टर्म बुलिश हो गई है, ऐसा नहीं गिरती रहेगी, पर इस वक्त इसमें बहुत मजबूती आ गई। आग लग गई है मेरे भाई, आग हो गई इसके अंदर, बहुत ज़्यादा मजबूत हो गई है इसमें। और 50 डेज़ की EM में से तो पहले ही ऊपर आ चुकी थी। तो कैंडल को आप देखें, बुलिश कैंडल है, ओपनिंग मारूबोजू बुलिश कैंडल है, बड़ी ज़बरदस्त कैंडल है। बोलिंजर बैंड के अपर बैंड को काट के ऊपर निकल गई है, बहुत ज़बरदस्त है। 200 डेज EM में से काफ़ी ऊपर चली गई है, और ज़बरदस्त है। 50 डेज़ को तो पहले ही पछाड़ दिया था। यानी कैंडल स्टिक चार्ट पे आज की कैंडल फुल टॉस तेज है। बात करिए MACD चार्ट की, भाई साहब बुलिश क्रॉसओवर बढ़ता जा रहा है। आज का हरा हिस्टोग्राम कल के हरे हिस्टोग्राम से देखिए दुगना यानी तिगना के आसपास है, 3 गुना के आसपास है भाई साहब, 4 गुना भी हो सकता है। काफ़ी तेजी से बुलिश क्रॉसओवर बढ़ रहा है। और साहब जरा RSI को देखिए, साला 67 हो गया, लगता है अभी 70 बन जाएगा। तो साहब इस वक्त आपका निफ्टी बैंक बिल्कुल रॉकेट बना हुआ है। इसको एक ही आदमी है अब जो हिला सकता है, गिरा सकता है, और वो है हमारा ऑपरेटर। अदरवाइज किसी में शक्ति नहीं, इस वक्त ये पूरा रॉकेट है। आइए अब बात करते हैं निफ्टी 50 की, देश की आन बान शान और आपकी जान। निफ्टी 50 चार्ट आ गया साहब। निफ्टी 50 भी आज लगातार बढ़ता रहा, लेकिन ऑब्वियसली आप देख रहे हैं इसकी बढ़त उतनी नहीं थी, कितनी जितनी निफ्टी बैंक की थी।
पिछले सेशन में हमारा निफ्टी 50 बंद हुआ था 11,669 पर, 11,669 पर, और आज एक गैप अप ओपनिंग करता है 11,734 पर, 11,734 पर, खुलते ही एक बॉटम बना लेता है 11,723 पर। ऑलमोस्ट ओपनिंग और बॉटम सेम ही है, 11,723 का बॉटम। उसके बाद ऊपर नीचे करते हुए बकायदा ऊपर ही भागता रहता है और एक पीक बनाता है 11,836 का, 11,836 का, फिर हल्का सा गिरकर 11,813, 11,813 पर बंद होता है। 1.24% बढ़कर लगभग 1.25% की तेजी के साथ, 144 पॉइंट बढ़कर 144 पॉइंट के इंक्रीज के साथ आपका निफ्टी 50 आपको जोश के साथ बाय बाय टाटा करता है। अब टॉप के और बॉटम के शेयर देखें तो साहब आज 3% से तेजी दिखाने वाले 8 शेयर थे, और सबसे ज़्यादा तेजी आपके आईसीआईसीआई बैंक ने दिखाई, फॉलोड बाय हिंडाल्को, एसबीआई, एचडीएफसी, पावर ग्रिड, हीरो मोटर कॉर्प, सन फार्मा, आइशर मोटर। सबसे ज़्यादा गिरावट आज यूपीएल में देखने को मिली। भाई साहब भयंकर गिरावट, 6.5% के आसपास की गिरावट। यूपीएल का तो ऐसा लग रहा था टांगे ही कट गई। लोगों के मैसेज आने शुरू हो गए, स्टूडेंट्स के मैसेज आने शुरू हो गए, सर इसके ऊपर बड़ा लोन है, कुछ पंगा पड़ गया, कुछ हो गया, ये हो गया, वो हो गया, हालत ख़राब हो गई। फॉलोड बाय एनटीपीसी, रिलायंस, नेस्ले, HCL टेक्नोलॉजी। तो ये था आज के बॉटम और टॉप के शेयरों का हाल। अब बात कर लेते हैं इसके टेक्निकल चार्ट की। तो देखिए टेक्निकल चार्ट पे इसकी कैंडल मोटी मोटी ओपनिंग मारूबोजू बुलिश कैंडल है, लेकिन पूरी तरह से मारूबोजू नहीं, क्योंकि नीचे हल्की सी विक नज़र आ रही है। पर कैंडल ने जो पिछले 3 दिन का कंसोलिडेशन का था उसको डिसिसिवली तोड़ा है, और आज बोलिंजर बैंड की मिड लाइन को काट दिया है इसकी विक ने। आप ध्यान से देखिए, बड़ी मजबूत स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनी है। नीचे की विक ना के बराबर है, ऊपर की भी छोटी है, और बोलिंजर बैंड को काटा है। कैंडल चीख चीख के कह रही है कि मैं किसी से कम नहीं, मैं भी बुलिश हो गई हूँ, मैं भी काम करके दिखाऊंगी, मैं भी चढ़ के दिखाऊंगी। अगर ये ढंग से बुलिश नहीं हो पा रही निफ्टी 50, तो क्रेडिट एक ही कंपनी को जाता है मेरे भाई, रिलायंस को। रिलायंस जो है इस वक्त इतना भारी गिर गया है, और आज तो खैर थोड़ा फ्लैट सा ही रहा, उसी रेंज में घूमता रहा जहाँ कल था। अदरवाइज आज भारी दिक्कत हो सकती थी, जिसके चलते वो वहीं खड़ा रहा, तो और शेयरों ने मिलकर निफ्टी 50 को चढ़ा दिया। तो ओवरऑल कैंडल में बड़ी जान है, बहुत बढ़िया है। वैसे कैंडल सेफ जोन में चल रही है, 200 दिन का ईएमए कह लो, 50 दिन का ईएमए कह लो, उससे ज़्यादा। लेकिन देखने वाली बात है इस वक्त 50 दिन का ईएमए 200 दिन के ईएमए से ज़्यादा है, और उससे ज़्यादा हमारी कैंडल है। तो ओवरऑल कैंडल शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों लेवल पे बुलिश है, पर शॉर्ट टर्म बेरिश हो सकती है, यानी 50 दिन के मूविंग एवरेज से नीचे आ सकती है। कुछ भी हल्का सा बाजार में नेगेटिविटी आए। नेगेटिविटी के बहुत कारण हो सकते हैं। यूएस का इलेक्शन चल रहा है, यूएस का इलेक्शन अच्छा रहे या बुरा रहे, उसकी वोलेटिलिटी रहेगी, वोलेटिलिटी रहेगी, वोलेटिलिटी रहेगी। क्या आप जानना चाहेंगे कि यूएस के इलेक्शन का क्या रिजल्ट हो सकता है? देखिए, यूएस के इलेक्शन का रिजल्ट कुछ भी हो, लेकिन मैं एक बात बोल देता हूं कि बाजार में आपको वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी। बाजार एक बार जबरदस्त नीचे गिरेगा और फिर चढ़ेगा। तो बाजार में आपको एक भारी गिरावट देखने को मिलेगी, चाहे आज मिले, 10 दिन बाद मिले, महीने बाद मिले, रिजल्ट के बाद मिले, रिजल्ट के थोड़े दिन बाद। एक गिरावट घबरा देगी, फिर बाजार फिर ठीक हो जाएगा, क्योंकि बाजार में लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है, ऐसा मेरा मानना है, पर मैं गलत भी हो सकता हूँ। तो अब बात कर लेते हैं एमएसडी चार्ट पर। तो एमएसडी चार्ट ने भी अपना रुख बदल लिया है। जो लगातार लाल हिस्टोग्राम्स बन रहे थे, देखिए कितने दिनों से लाल हिस्टोग्राम बन रहे थे, बड़े दिनों के बाद आज हरा हिस्टोग्राम बना है, जो साफ साफ कह रहा है कि हद हो गई यार, किसकी, बेयरिशनेस की, अब हम बनेंगे बुलिश। तो बड़ा भारी संकेत एमएसडी चार्ट पे भी मिला है, जो साफ दर्शा रहा है कि बाजार बुलिश होने की कोशिश कर रहा है। और देखिए हमारा जो आरएसआई है 50 से नीचे चला गया था, आज 50 से ऊपर आ गया है, लगभग 55 के आसपास का आरएसआई बन गया है। तो सारे संकेत ये कह रहे हैं कि बाजार बुलिश तो नहीं हुआ है, पर बुलिशनेस की तरफ बढ़ रहा है। यानी निफ्टी 50 पूरी कोशिश कर रहा है कि मैं भी निफ्टी बैंक की तरह बुलिश हो जाऊं। आइए अब बात करते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस की। तो साहब ऑप्शन चेन एनालिसिस में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। अगर आप देखेंगे 12,500 के लेवल पे था कल आपका कॉल का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट, आज गिरकर 12,000 के लेवल पर आ गया है, और सेकंड हाईएस्ट बन गया 12,500। तो ओवरऑल आप देखेंगे कॉल की अनवाइंडिंग हुई है, कहीं ना कहीं जो रेसिस्टेंस है वो थोड़ा सा कमज़ोर हुआ है, अनवाइंडिंग हुई है तो कमज़ोर हुआ, यानी ये थोड़े से लक्षण जो हैं दो तरफ संकेत करते हैं। एक ये कि रेसिस्टेंस थोड़ा हिला है, अगर यहाँ से हिलकर रेसिस्टेंस ऊपर बढ़ जाता है तो इसका मतलब बाजार तेज हो गया, और अगर गिर जाता है नीचे की तो बाजार कमज़ोर हो गया। तो अभी थोड़ा सा रेजिस्टेंस हिलने की कोशिश कर रहा है, तो कहीं ना कहीं बाजार में हल्के से कमज़ोरी के लक्षण है, ऐसा कॉल का ओपन इंटरेस्ट कह रहा है।
पर अगर हम पुट के ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो आप देखेंगे कि पुट का ओपन इंटरेस्ट लगातार 11,000, 11,500, 12,000 सभी लेवल पर अच्छा खासा बढ़ा है, और सबसे ज़्यादा अगर आप देखेंगे 11,500 के लेवल पे बढ़ा है, और अभी हाईएस्ट 11,000 के लेवल पे और सेकंड हाईएस्ट 11,500 के लेवल पे, यानी सपोर्ट स्ट्रांग हुआ है, रेसिस्टेंस हिला है, सपोर्ट स्ट्रांग हुआ है। तो इसका मतलब ओवरऑल बाजार का मोमेंटम स्ट्रांग है, यानी बाजार ज़्यादा नहीं गिर पाएगा, ऐसा माना जा सकता है इसको देखकर। अगर हम टोटल ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो टोटल ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से मैक्सिमम पेन जो है वो 11,000 के लेवल पे है, जहां पर टोटल ओपन इंटरेस्ट में खासी बढ़त देखने को मिली है, और सेकंड हाईएस्ट 11,500 के लेवल पे। तो ओवरऑल बाजार कहीं ना कहीं 11,000 और 11,500 के बीच में सिमटता सा नजर आ रहा है अभी। बाकी अभी तो एक्सपायरी में बड़े दिन है, आने वाले वक्त के साथ, आने वाले समय में इलेक्शन के चलते डिफरेंट तरह के वर्जन्स हमारे सामने आएंगे, सच्चाई जो है आने वाले वक्त में ही सामने आएगी, और इसमें भारी बदलाव आ सकता है, क्योंकि ऑपरेटर इस वक्त वोलेटिलिटी का पूरा फ़ायदा उठाएगा, क्योंकि ऑपरेटर को देखना है अमेरिका में इलेक्शन है, अमेरिका के इलेक्शन चलते हुए मेरे को ऐसा लगता है बीच में कहीं ना कहीं भारी गिरावट आके बाजार चढ़ेगा, हो सकता है अभी चढ़ जाए, फिर भारी गिरावट है, एक गिरावट तो ड्यू है ऐसा मुझे लगता है, पर साहब मैं गलत भी हो सकता हूँ, क्योंकि मैं नॉस्ट्रेडमस नहीं हूं। बाकी मैं बाजार को प्रेडिक्ट करने की, टाइमिंग करने की बिल्कुल कोशिश नहीं करता, मेरे पास रणनीति तैयार है, बाजार गिरेगा तो ये करूंगा, बाजार चढ़ेगा तो ये करूंगा, इसलिए मुझे फर्क नहीं पड़ता बाजार गिरे या बाजार चढ़े। मैं अपने आप को एक बेसिकली इस वर्जन के साथ इस तरह से तैयार कर रहा हूं कि मुझे ट्रेड करना है, गिरेगा तो ये, बढ़ेगा तो ये, दोनों तरफ में मैं तो ट्रेडिंग के लिए बैठा हूं। यानी मैंने तो डीमार्ट की तरह एक रिटेल स्टोर खोल लिया है, एक स्टोर खोल लिया है जिसके अंदर हर तरह का माल है। भाई साहब बारिश हो जाएगी तो छाता बेच देंगे, और अगर धूप पड़ गई तो चश्मा बेच देंगे, कैसा लगा, सर्दी पड़ गई तो टोपी बेच देंगे ताकि खोपड़ी में ठंड ना लगे। कहने का तात्पर्य ये हो गया कि हमारे पास तो हर सिचुएशन का सॉल्यूशन है, हम सिचुएशन को प्रिडिक्ट नहीं कर रहे, हम सामान लेके बैठे हैं, स्ट्रेटजी लेके बैठे हैं, जिस सिचुएशन में जो स्ट्रेटजी होगी लगा देंगे। कैसी लगी मेरी ये बात, मजा आया तो ठोको क्या लाइक। आइए बात करते हैं आपके प्यारे राज दुलारे एफआईज डीआईज की। बिल्कुल सही चल रहे हैं साहब, बिल्कुल सही चल रहे हैं। एफआईज माल खरीद रहे हैं, डीआईज माल बेच रहे हैं। कल एफआईज ने नेट खरीदारी की थी 740 करोड़ की, आज एफआईज की खरीदारी बढ़ गई है 2274 करोड़ की नेट खरीदारी की आपके एफआईज ने आज। कल डीआईज ने माल बेचा था 533 करोड़ का, आज डीआईज ने माल बढ़ा दिया है 1100 करोड़ का नेट में माल बेचा। दोनों भाइयों का जोड़ कर लो तो कल भी नेट खरीदारी थी, आज भी नेट खरीदारी। कल नेट खरीदारी थी 206 करोड़ की, और आज नेट खरीदारी है 1173 करोड़ की। तो ये बड़ा आप देखेंगे, अगर आप एफआईज का डाटा देखेंगे, कैश सेगमेंट का, डीआईज का डाटा देखेंगे, कैश सेगमेंट का, दोनों का जोड़ कर लेंगे कैश सेगमेंट में, तो आप पाएंगे कि वहां पर तो भयंकर खरीदारी है, जिसके चलते बाजार में मजबूती देखने को मिली। आइए अब बात करते हैं एमकेजे स्टूडेंट टॉक्स की। तो भाई ये आज का बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन है, मैं इतने अच्छे आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ और बहुत सारे लोग बहुत खुश रहते हैं, इक्का दुक्का लोग थोड़े से उदास भी रहते हैं। मैं उनकी उदासी, उनकी दुख को दूर करने की कोशिश करता हूँ, अपने टीचिंग स्टाइल को, अपने डेमोन्स्ट्रेशंस को चेंज करता हूँ। पीछे बहुत समय से लोगों की फरमाइश आई थी कि सर आप डेमोन्स्ट्रेट बहुत अच्छा करते हैं, पर आप आखिर तक वेट करते रहते हैं, अपने जो ऑप्शन है उनको स्क्वायर ऑफ नहीं करते, जिसके चलते क्या होता है बीच में बड़ा प्रॉफिट होता है, बाद में कई बार हम फंस जाते हैं। तो अगर आप बीच बीच में स्क्वायर ऑफ भी करेंगे तो उसमें क्या होता है कि फिर आप हमें शो कर पाएंगे कि आपने बीच में क्या कमाया और एंड में क्या कमाया। शायद वो स्ट्रैटेजी ज़्यादा अच्छी हो, हमें उस तरह के आप डेमोन्स्ट्रेशन दीजिए ताकि हमको समझ में आए। तो जिसके चलते एक्चुअली मैं वो इसलिए नहीं करता था, उसमें मुझे ना बहुत टाइम लगाना पड़ता था, सारा टाइम जो है सुबह से शाम तक जब तक बाजार खुला रहता है निगाहें रखनी पड़ती है, क्योंकि रोज़ शिकार मारना है ना। मेरी बात समझिए, एक तो होता है कि आपने भाई शिकार पकड़ा और अपना एक्सपायरी के लिए बैठ गए, एक होता है जो शिकार पकड़े हैं उनको स्क्वायर ऑफ करो, नए शिकार मारो, यानी काम दुगना तिगुना हो गया। तो मैं और मेरी टीम अब तक सारा दिन स्क्रीन पे नजरें गाड़े बैठी रहती है, पर मैंने कहा भी स्टूडेंट्स की फरमाइश है, वो चाहते हैं इस तरह के लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिखाकर उनकी एजुकेशन को और बढ़ाया जाए, जिसके चलते मैंने आपने देखा होगा इस तरह से स्क्वायर ऑफ करने शुरू कर दिया। और आज तो मज़ा आ गया साहब, लगभग 20,000 ऑप्शन ट्रेड में और 4,500 5,000 के करीब हमने स्विंग ट्रेडिंग में कमाया। मैंने उसके लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिए, जिसके चलते आज के दिन में हमारा लगभग 25,000 का मुनाफा हो। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए सन फार्मा का मैं सबसे पहले दिखा रहा हूँ आपको। आप सन फार्मा का देखिए, इसमें लगभग मुझे 4,500 का फायदा हो, मैंने इसको आज स्क्वायर ऑफ किया। कई मेरे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे सर समझ में नहीं आया क्या किया, मैंने आज खरीदा है, पहले बेचा हुआ था, आज खरीदा, जिसके चलते मुझे फायदा हुआ। तो ऊपर के स्क्रीनशॉट में आज की मैंने स्क्वायर ऑफ यानी खरीद दिखाई है और नीचे नेट प्रॉफिट। ऐसे मुझे ना फैसिलिटीज
जीरोधा में मिलती है, तो वहाँ से मैंने ये स्क्रीनशॉट शेयर किए। दूसरा मैंने बजाज फिनसर्व को आज स्क्वायर ऑफ किया जिसमें लगभग 6,125 रुपये कमाए। तीसरा मैंने SBI लाइफ को स्क्वायर ऑफ किया जिसमें 4,725 रुपये कमाए। चौथा मैंने टाटा मोटर्स को स्क्वायर ऑफ किया जिसमें 5,130 रुपये कमाए। इन सबको जोड़ लेंगे तो लगभग 20,000 का मुनाफा निकल के आएगा। पीछे याद होगा स्विंग ट्रेड के लिए मैंने इंडसइंड बैंक के 3 लॉट खरीदे थे, और मैं कल भी आपको गलत बोल गया था। कल मैंने कहा था मैंने एक प्लैटिनम में पुट बेची थी। कल भी एक स्विंग ट्रेड किया था जिसके चलते मुझे कल भी 5,000 का प्रॉफिट हुआ था, वो मैं बताना कल भूल गया था, मैंने कहा आपको क्लियर कर दूं। अब इंडसइंड बैंक आपको याद होगा मैंने 580 का पहले खरीदा हुआ था और 590 का और 600 का 3 खरीदे हुए थे। 580 वाला तो मैंने बेचा था 638 रुपये के आसपास, एक आध रुपये ऊपर नीचे हो सकता है। और अब मैंने नीचे दिखा रखा है स्क्रीनशॉट में 590 का ये खरीदा था और ये 650 के आसपास बेच दिया। 590 रुपये 20 पैसे का खरीदा था और 649 रुपये 90 पैसे के आसपास बेच दिए, तो यानी लगभग 50 शेयर्स में मुझे 3,000 का मुनाफा हुआ। इसके अलावा MRF देखिए नीचे मैंने दिखाया हुआ 66,004 रुपये का खरीदा था जिसको आज मैंने स्क्वायर ऑफ किया 67,700 पर। तो स्विंग ट्रेडिंग इस तरह का ये डेमोन्स्ट्रेशन स्विंग ट्रेडिंग का था। स्विंग ट्रेडिंग में हम थोड़े समय में अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये MRF मैंने खरीदा था 30 तारीख को और आज मैंने 3 तारीख को स्क्वायर ऑफ कर दिया, तो थोड़े समय में कर दिया, स्विंग ट्रेडिंग है। इसी तरह आप इसको देखिए इंडसइंड बैंक को, इंडसइंड बैंक मैंने 28 अक्टूबर को खरीदा था, आज 3 तारीख को स्क्वायर ऑफ कर दिया। इस तरह से जब हम शेयर को छोटे समय में स्क्वायर ऑफ कर देते हैं उसको कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग, और 3, 4, 5, 6 महीने या साल 1.5 साल बस स्क्वायर ऑफ करते हैं उसको कहते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग। और अगर स्क्वायर ऑफ ही नहीं कहते उसको कहते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और साहब मेरे स्टूडेंट बनना चाहे तो सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन आ रहा है, क्या करना है, ठोकना है, सारे स्टूडेंट प्लान आपके सामने आ जाएंगे, आप भी मेरे स्टूडेंट बन सकते हैं। और अगर आप यही चीज़ें और नज़दीकी के साथ व्हाट्सएप पे चैट करके सीखना चाहें तो आप मेरे बने व्हाट्सएप के स्टूडेंट। उसका फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फ़ोन नंबर वैसे बोल भी देता हूँ 70 11 323 077 70 11 323 077। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी टीम को कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए, वो आपको हमारे एजुकेशन प्लान के बारे में बताएगी। इसके अलावा अगर शेयर मार्केट में काम करने का अच्छा आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उस लिंक से खोलिए। कोई दिक्कत आए मेरी टीम को कॉल करिए, वो आपकी पूरी मदद करेगी। कोई दिक्कत है मुझे बताइए, मैं आपकी हेल्प करूँगा। और आप हमारे लिंक से खोलते हैं तो आपको एक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, आप उसी को पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा अगर अच्छे आपने किताबें पढ़नी है, अच्छी बातें सीखनी है तो उसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके अलावा अगर आपको स्टॉक मार्केट में अपडेटेड रहना है, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे, तो इसके लिए आप मेरा ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। इसको ज्वाइन करते ही आपकी लाइफ जिंगा लाला इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।